दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिच डैड पुअर डैड के इस लाइफ चेंजिंग सीरीज में। इससे पहले मैंने इस सीरीज के 2 वीडियो आपको कंप्लीट किए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मिल जाएगा। उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 3 और रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 2 सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो आइए इस सीरीज को एंजॉय करते हैं और अपने लाइफ को चेंज करते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? क्या सुनते ही मेरे डैडी ने अपने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। डैडी ने बड़े अविश्वास के साथ पूछा, उसने ऐसा कहा? मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। यह बात है 1956 की, जब मैं 9 साल का बच्चा था। किस्मत की बात यह थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर कस्बे के बाकी अमीर लोग के बच्चे जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन, बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते थे, अर्थात गरीब बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था वो क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिमाग के इस्तेमाल से। जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो, ऐसा डैडी ने कहा। एक साझेदारी हुई। अगले सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई, अर्थात मैंने अपने डैडी की सारी बातें अपने दोस्त को बताई। जहाँ तक मुझे याद है कि उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इस कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि हम बाकी बच्चों के पास नए बेसबॉल, ग्लव्स, नई साइकिलें, हर चीज़ नई होती थी। मम्मी डैडी हमें सभी ज़रूरतों की चीज़ें दिलाते थे, जैसे खाना, घर, कपड़े, परंतु इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, परंतु 9 साल के बच्चे के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, परंतु क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बन सकते हो? ऐसा मैंने माइक से कहा। वह राजी हो गया। उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में सोचते रहते जो जिमी की समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में एक बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक
आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाज़ों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वो अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब अपने पास ही रख लें। हैरत में हमें देखते थे। ज़्यादातर लोग मुस्कुराकर हमारी बात मान भी लेते थे। कुछ ने हमसे यह पूछा कि टूथपेस्ट ट्यूब क्यों रखना चाहिए। इसके जवाब में हमने उनसे कहा, हम आपको अभी यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए। मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक पूरे कार्डबोर्ड के बक्से में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी, हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ की सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते माँ ऊब चुकी थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती हूँ कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इस कचरे को बाहर फेंक दूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें बताया कि मैं जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो अपने टूथपेस्ट ट्यूब्स ख़त्म कर लें। माँ ने हमें 1 हफ्ते का मोहलत दे दिया। उत्पादन शुरू करने की तारीख करीब आ रही थी। दबाव बढ़ रहा था। हमारे वेयर हाउस की मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस भी थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट ट्यूब जल्दी ख़त्म करने के लिए कहें और साथ में यह भी जोड़ दें कि दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर तरफ बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार के हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। अब डैडी और उनके दोस्त हमारे पास आए और हम दोनों को देख रहे थे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स के नहीं आते थे। ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघलकर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टन में डाल रहे थे। दूध के कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर पेरिस था जिसे मैंने गिरा दिया था। पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके बाहरी और भीतरी अर्थात जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब्स के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। मेरे डैडी ने कहा, संभल कर। मैंने बिना सिर हिला उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, ऐसा मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं और हम अमीर बनने जा रहे हैं। डैडी ने कहा और डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर्स के पेरिस के जो बनाया हुआ सांचा है इसमें क्या है? मैंने कहा, देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर आ गया। मेरे डैडी ने कहा, हे भगवान,
तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे हो? माइक ने कहा, बिल्कुल सही, हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसे बना रहे थे। मेरे डैडी ने दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर उठाया और उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे, अर्थात माइक और मैं दोनों मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब यह है कि यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा, हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों, ऐसा डैडी के दोस्त ने कहा। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटारा साफ किया और फिर पहले ही दिन हमारा बिजनेस जो चौपट हो चुका था उसको लेकर निराश हुए। पाउडर साफ करते हुए मैंने और माइक ने एक दूसरे को देखा और कहा, जिमी और उसके दोस्त ठीक कहा करते थे, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान जाओगे, ऐसा डैडी ने कहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते हैं, उसके सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। यह शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। माइक ने हैरानी से कहा, मेरे डैडी? हाँ, तुम्हारे डैडी। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझसे कई बार यह बताया कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। माइक ने एक बार हैरानी से फिर पूछा, मेरे डैडी? फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? ऐसा माइक ने पूछा। शानदार कार, आलीशान बंगले होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए एक टीचर के तौर पर काम करता हूँ। कंपनी उन्हें एक कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में है। जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि वो एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं।
मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या इस बात की थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर बैठने में देर हो जाती थी, अर्थात घर लौटने में उन्हें देर होती थी रेस्तराओं के कारण, चूंकि उनके पास 3 रेस्तरां थे। सफाई खत्म होने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था। चाहे वो कितनी ही देर से घर लौटे, वह उनसे पूछने वाला था कि क्या हमें अमीर बनने की तरकीब बता सकते हैं या सिखा सकते हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार को। मैंने कहा कि ओके, अगले शनिवार को, और फ़ोन रख दिया। माइक ने डैडी और अब मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। माइक के डैडी मुझसे और माइक से मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ ली और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा, ऐसा माइक के डैडी ने कहा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से 10 सेंट प्रति घंटे का मतलब है वेतन बहुत कम है। 10 सेंट प्रति घंटे। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक पे वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि हम लोगों को पीछे के पोर्च में वो मिलेंगे और वहाँ पर हमें इंतज़ार करने के लिए